नमस्कार दोस्तों, मैं तारा आपका स्वागत करती हूँ कंथ कहानी की नई कड़ी में। कैसे हैं आप? आज का कंथ धुआं और लाट अमृता प्रीतम जी की कलम से है। लाट का यहाँ मतलब लपटों से है, आग की लपटें। जैसा कि आपको पता ही है, अमृता जी पंजाबी जगत की मशहूर लेखिका थी। उनकी हर कहानी में प्रेम एक अलग रूप में दिखाई देता है। तो आइए सुनते हैं धुआं और लाट। हरदेव ने जब पीली तहमत उतारकर पैंट पहन ली और टाई की गांठ डालने लगा तो उसे लगा पिछले 7 दिनों वाला हरदेव कोई और था और आज का हरदेव कोई और। पिछले सप्ताह वाले हरदेव को उसने चौंक कर आवाज दी, देव। देव उसने इसलिए कहा कि सारा सप्ताह ब्रह्मी उसे देव कहकर ही पुकारती रही थी। हरदेव कहना उसे मुश्किल लगा। हाँ हरदेव, देव की आवाज आई। मुझसे ऐसे बिछुड़ जाएगा दोस्त? शायद बिछुड़ना ही पड़े हरदेव। हम एक धरती पर रहकर भी एक धरती के आदमी नहीं लगते। मैं तेरा इतना गैर हूं? गैर? हाँ, गैर ही कह सकता हूं। मुझसे तू पहचाना भी नहीं जाता। कपड़ों के रंग और उनकी बनावट इतना अंतर डाल देती है। नहीं हरदेव, सिर्फ कपड़ों की बात नहीं, तू एक लेखक है। लेखक भी वह जिसका नाम हजारों आदमियों की जुबान पर है। और मेरा नाम शायद ब्रह्मी के सिवा और कोई नहीं जानता। हरदेव को उसकी बात पर कुछ जलन सी हुई। एक बार तो उसकी इच्छा हुई कि कहे, देव मेरे दोस्त, तू मुझसे कहीं अधिक भाग्यशाली है। हजारों लोग मेरा नाम लेते हैं पर मुझे कभी नहीं लगा कि मुझे कुछ जरूरत है। तेरा नाम कोई नहीं लेता। सिर्फ ब्रह्मी ने इस पिछले सप्ताह भर तेरा नाम लेकर तुझे पुकारा है और तुझे लगता है कि ब्रह्मी तुझे जानती है। पर सचमुच हरदेव ने कुछ कहा नहीं। इतनी उदासी क्यों हरदेव? हर शहर तेरी बाट देखता है, हर कॉलेज तुझे सम्मान देता है। कल धर्मशाला के गवर्नमेंट कॉलेज में तेरा स्वागत होना है। कितने ही लड़के लड़कियां तेरे इर्द गिर्द घूमेंगे। कितनों की तेरे साथ बातें करने की इच्छा होगी। कॉपियों का झुरमुट तेरे चारों ओर मंडराएगा कि तू उन पर अपना नाम लिख दे। कितनी लड़कियां जब अपने दोस्तों को पत्र लिखेंगी तो तेरे गीत लिख लिख कर अपने हृदय की बात कहेंगी। तुझे याद नहीं, तेरा नाम सुनकर तेरी सीट बुक करने वाले क्लर्क का चेहरा कैसे चमक उठा था? प्लेटफॉर्म पर घूमते लोग डिब्बे के बाहर तेरा नाम पढ़कर तुझे देखने के लिए जमा हो गए थे। कुछ ना कह देव, यह सब ठीक है, पर इससे दिल में पड़ा हुआ गड्ढा नहीं भरता। फिर तू मेरे साथ चल, जहां मैं रहूंगा तू भी रहना। मैं अपने कामों की भीड़ से फुर्सत पाकर तेरे साथ बातें किया करूंगा। मैं बहुत अकेला हूं, बिल्कुल अकेला। सैकड़ों लोगों की भीड़ में भी अकेला, हजारों लोगों की भीड़ में भी अकेला। मैं तुझसे अपने मन की बात किया करूंगा। मुझे तेरा शहर और तेरी सभ्यता झेल नहीं सकती हरदेव। तेरी जबान भी तो मेरी समझ में सदा नहीं आती। तू कभी हिंदुस्तानी कविता की बातें करता है, कभी अंग्रेजी और रूसी कविता की। अनेकों तो उनके नाम रखता है। कभी रोमांटिक कहता है, कभी छायावादी, कभी यथार्थवादी तो कभी प्रतीकवादी, कभी प्रगतिशील तो कभी परंपरावादी। और मेरी समझ में कुछ नहीं आता। हरदेव ने सिर झुका लिया। पिछले कितने ही दिन उसे याद हो आए। बरसों से उसके भीतर एक धुआं सुलगता रहा है और पिछले कुछ महीनों से उसे लगा कि जैसे उस धुएं में उनकी सांसें घुटने लगी हैं। धर्मशाला के गवर्नमेंट कॉलेज ने उससे अनुरोध किया था कि वह उनके कॉलेज में आकर 3 भाषण दे, एक प्राचीन हिंदुस्तानी कविता पर, एक आधुनिक हिंदुस्तानी कविता पर और एक दूसरे देशों के साथ हिंदुस्तानी कविता की तुलना पर। उसने हाँ कर दी थी। आज 8 दिन वह पुस्तकों पर सिर झुकाए बैठा रहा था। कितने कागज उसने तैयार किए थे और फिर 15 दिनों के लिए समय निकालकर वह दिल्ली की शोरगुल से भरी सड़कों को छोड़कर धर्मशाला के एक खामोश कोने में आ बैठा था। उसकी इच्छा थी कि 10-12 दिन एकांत में रहकर जमाने से मन में पड़ी हुई कहानियों को टटोलेगा और गीतों को शक्ल देगा और फिर अपने 3 भाषण खत्म करके दिल्ली लौट जाएगा। लेकिन धर्मशाला में होटल का एक एकांत कमरा भी उसके मन को चैन न दे सका। वह रोज सुबह बस में बैठ जाता और जिस गांव में उसका दिल करता उतर जाता। उसके साथ छोटा सा थैला रहता था जिसमें वह डबल रोटी, मक्खन, अंडे और कुछ फल रखता था। थर्मस में चाय डाल लेता, सिगरेट की 2 डब्बियां रख लेता, थोड़े से कागज और एक कलम संभाल लेता और खादी की नीली चादर और हवा तकिए को तय करके थैले में डाल देता।
जहां दिल होता घूमता, जहां दिल होता अपनी चादर और हवा तकिए में हवा भरकर सो जाता और शाम तक फिर गांव के समीप आ जाता और किसी गुजरती हुई बस में बैठकर रात को होटल लौट जाता। 3 दिन इसी तरह गुजर चुके थे। चौथे दिन शाम को वह सारा दिन पास के गांव नूरपुर के खेतों में गुजार कर लौट रहा था तो एक चिकने पत्थर से उसका पैर ऐसा फिसला कि संभलते संभलते भी गिर पड़ा और चोट लग गई। टखना सूज गया और जहां बैठा हुआ था बैठा रह गया। अंधेरा होता जा रहा था और उसके पैर ने एक भी कदम आगे बढ़ने से मना कर दिया था। अंधेरा सांवले से काला हुआ जा रहा था। उसे पास ही बांस के पेड़ से पत्ते तोड़ती एक लड़की दिखाई दी। वह सोच रहा था उस लड़की के स्थान पर यदि कोई मर्द होता तो वह आवाज दे देता। उस लड़की ने पत्तों का एक गट्ठर बांधा और हाथ में लिए पानी के मटके को संभालती हुई उसके पास से गुजरी तो कहने लगी, क्यों बाबू, रास्ता भूल गया? लड़की की बोली पहाड़ी थी पर उसकी बात आसानी से समझ में आ जाती थी। हरदेव ने उसे बताने की कोशिश की कि उसके पैर में चोट लग गई है और वह चल नहीं सकता। हरदेव उसे आगे बताना चाहता था कि अगर वह गांव से किसी आदमी को भेज दे तो वह उसके कंधे का सहारा लेकर गांव तक पहुंच सकता है। लड़की ने पत्तों का गट्ठर वहीं छोड़ दिया और हरदेव का थैला अपने पानी के मटके पर रखकर उससे कहा कि वह उसके कंधे का सहारा लेकर चलने की कोशिश करे। कोई तगड़ा मर्द होता तो भी हरदेव उसका सहारा लेकर इतनी आसानी से नहीं चल सकता था जैसा कि उस युवती के कंधे पर हथेली रखकर चल सका था। हर कदम पर उसे ख्याल रहता था कि कहीं उसके कंधे पर अधिक बोझ न डाल दे। अपने लंगड़ाते पैर की वह मिन्नत करता रहा कि कुछ तो सहन शक्ति दिखाए। बेशक पैर लंगड़ाता था पर आखिर वह एक मर्द का पैर था और अब उसे एक लड़की के सामने ललकार पड़ी तो उसका दिल दुगना हो गया। काफी गहरा अंधेरा घिराया था जब हरदेव गांव की सीमा में पहुंचा। युवती उसे अपने घर ले गई। मैं तुझे क्या कहकर पुकारूं? हरदेव ने पूछा था। मेरा नाम ब्रह्मी है बाबू। तू मुझे बाबू क्यों कहती है? मेरा नाम हरदेव है। तेरा नाम बड़ा मुश्किल है बाबू। मुश्किल है? तू आसान बना ले, कह तो। देव। देव, ब्रह्मी ने कहा। यहाँ गांव में कोई सराय या मंदिर होगा, मैं वहां सो रहूंगा। ब्रह्मी ने कुछ नहीं कहा पर जब उसे दरवाजे के आगे छोड़कर वह अंदर गई तो एक क्षण भी नहीं बीता था कि ब्रह्मी के बाप ने आकर हरदेव का बाजू पकड़ लिया। कोई फिक्र की बात नहीं बाबू, रात भर यहीं रहो, पैर सेकेंगे, कल ठीक हो जाओगे। दिन गुजरा पर वह कल अगले दिन नहीं आया, उसके अगले दिन भी नहीं, बड़े दिनों पर जा पड़ा। हरदेव के पैर की सूजन 3 दिन ऐसी ही रही। ब्रह्मी का बापू हर रोज उसके पैर पर गर्म तेल की मालिश करता और फिर कसकर बांध देता। हरदेव को यह भी ख्याल आया था कि किसी बस वाले के हाथ पत्र भेजकर अपने होटल में खबर कर दे, किसी डॉक्टर को बुला ले या अपने होटल में से कुछ चीजें ही मंगवा ले। पर फिर उसे लगा कि यह सब कुछ ब्रह्मी की सेवा का निरादर है। वह जिस खाट पर पड़ा था वहीं पड़ा रहा। अपनी नीली चद्दर को उसने तहमत बना लिया था। रोज दोपहर के समय ब्रह्मी उसके कमीज धो देती। खालिश ऊन के 2 पट्टू ब्रह्मी के बापू ने उसकी खाट पर बिछा दिए थे। ब्रह्मी की माँ उसके लिए चावल उबालती, दाल बनाती, पेठे की सब्जी बनाकर देती। फिर भी ब्रह्मी को संतोष नहीं होता था। उसने अपने पड़ोसियों को धान और मक्की देकर थोड़ा सा गेहूं का आटा ले लिया था जिसकी वह रोज पतली पतली रोटियां सेकती थी। 4 दिन बाद हरदेव को इतनी शक्ति आ गई कि वह खाट से उठकर ब्रह्मी के चूल्हे के पास आकर बैठ जाता। गीली लकड़ियां बार बार धुआं छोड़ती। ब्रह्मी रोटी बनाती और हरदेव लकड़ियों को फूंक मारता। दिवाली पास आ रही थी। ब्रह्मी की माँ अपने मिट्टी के घर को लीपने पोतने लगी। हरदेव को पहली बार गीली मिट्टी की सुगंध इतनी प्यारी लगी, उसे महसूस हुआ जैसे उसके आगे सब सुगंधियां बेकार हैं। आंगन लीपकर ब्रह्मी की माँ ने गेरू घोलकर सारे आंगन में किसी के पैरों के निशान बनाने शुरू कर दिए। यह क्या है ब्रह्मी? हरदेव ने पूछा। ये कहती है इन्हीं निशानों पर पैर रखकर लक्ष्मी आएगी, ब्रह्मी ने बताया। हरदेव का मन उसके भोले विश्वास के प्रति सम्मान से भर गया, पर उसने हंसकर फिर पूछा, सच ब्रह्मी, लक्ष्मी आएगी? मुझे दिखाओगी? न ब्रह्मी ने कभी लक्ष्मी आती देखी थी, न उसकी माँ ने, और न ब्रह्मी की माँ ने देखी होगी। ब्रह्मी हंस पड़ी। लक्ष्मी भी कभी दिखाई देती है? हाँ, कभी कभी नजर आती है, हरदेव ने कहा। कब? जब वे दिखाई देती है उसका नाम बदल जाता है। ब्रह्मी उसके मुंह की ओर देखती रह गई। कभी कभी उसका नाम ब्रह्मी भी हो जाता है, हरदेव ने कहा।
सुनकर ब्रह्मी के मुंह पर जो झेप आई और उसका मुंह जिस तरह सुलग उठा, हरदेव को लगा उसने संसार भर के चित्रकारों की कला देखी है, पर ऐसा पवित्र रूप कहीं नहीं देखा था। ब्रह्मी के बापू ने अपने बाबू के स्वागत के लिए एक दिन शहर से डबल रोटी और अंडे मंगवाए। हरदेव मिन्नतें करता रहा कि अब उसे मक्की की रोटी और उबले हुए चावलों से बढ़कर कुछ अच्छा नहीं लगता, पर ब्रह्मी को और उसके घर वालों को अपनी मेहमान नवाजी काफी नहीं लग रही थी। ब्रह्मी ने आग जलाई, हरदेव ने तवा रखकर ब्रह्मी को अंडे बनाने सिखाए। ब्रह्मी चाय बना रही थी, लकड़ियां बुझ बुझ जाती थी। हरदेव ने कितनी फूंकें मारी पर धुआं घना हुआ जा रहा था। ब्रह्मी ने एक जोर की फूंक लगाई, धुएं के बादल में से एक लाट निकली और चूल्हे के पास झुकी हुई ब्रह्मी का मुंह चमक उठा। यह पहली बार था जब हरदेव को लगा बरसों से उसके मन में जो धुआं सुलगता रहता था, आज किसी ने उसे ऐसी फूंक मारी थी कि उसमें से रोशनी की एक सुर्ख लाट निकल पड़ी थी और उस लाट में ब्रह्मी का मुंह चमक उठा था। ब्रह्मी एक लड़की नहीं थी, मनुष्य का पवित्र प्यार थी। अगले रोज ब्रह्मी ने एक अजीब बात की। उसने हरदेव से पूछा, देव बाबू, तुमने कहा था कि लक्ष्मी जब दिखाई देती है उसका नाम बदल जाता है। हाँ, कभी कभी लक्ष्मी मर्द भी बन जाती है। यह पहली बार था जब हरदेव को उत्तर देने के लिए कुछ नहीं सूझा। वह ब्रह्मी के मुंह की ओर देखता रह गया। हरदेव के हवा तकिए में ब्रह्मी बड़े चाव से फूंक लगाती। सोच में डूबे हरदेव ने सिर उठाया। देव उसके सामने खड़ा था। हरदेव ने अपनी गर्म सलेटी पैंट पहन रखी थी और देव ने अपनी कमर के गिर्द नीली तहमत बांध रखी थी। तो मेरे साथ नहीं चलेगा? मेरे लिए और कहीं जगह नहीं हरदेव, मैं यहीं रहूंगा। यहाँ ब्रह्मी के घर क्या करेगा? यहाँ ब्रह्मी जंगल के चश्मे से अकेली पानी लेने जाती है, मैं उसके साथ जाया करूंगा। वह खेतों में जाकर धान काटती है, मैं उसका गट्ठर उठावाया करूंगा। वह चूल्हे के आगे बैठकर रोटियां सेकती है, मैं आग जलाया करूंगा। वह थोड़े दिन बाद ससुराल चली जाएगी, फिर मैं उसकी डोली के साथ जाऊंगा। वह अपना नया घर बनाएगी, मैं उसे सजाया करूंगा। पर देव, तेरा उसके साथ रिश्ता क्या होगा? यही तो दुनिया वालों की बुरी आदत है कि वे आदमी का आदमी के साथ रिश्ता जानना चाहते हैं। वे आदमी को पीछे देखते हैं, रिश्ते को पहले। क्या औरत का मुंह औरत का नहीं होता? क्या वह जरूर माँ का मुंह होना चाहिए, बहन का मुंह होना चाहिए, बेटी का मुंह होना चाहिए, या बीवी का ही मुंह होना चाहिए? औरत का मुंह औरत का क्यों नहीं रह सकता? तू ठीक कहता है देव, मेरे पास इसका कोई उत्तर नहीं। कम से कम तुझे यह सवाल नहीं पूछना चाहिए। मैं कुछ नहीं पूछता। आज तूने अपने हवा तकिए को खाली नहीं किया हरदेव, इसे ब्रह्मी ने अपने हाथों से भरा है। तो फिर जितने दिन हो सका उसकी सांस के साथ सिर लगाकर सांस लूंगा। कितने दिन हरिदेव? तेरी दुनिया की हवा इस दुनिया से अलग है। वह सभ्यता की हवा है, उसमें हर समय घृणा और युद्ध के कीटाणु होते हैं। यह सभ्यता की दौड़ में पीछे छूट गई दुनिया की हवा है, इसमें मुंजी और मक्की की बालियां सांस लेती हैं। तेरी दुनिया की हवा में ब्रह्मी की सांस घुट जाएगी। हरदेव ने कुछ नहीं कहा, तकिए का पेंच खोल दिया। ब्रह्मी की सांस ने एक बार हरदेव की सांस को स्पर्श किया, फिर मक्की की बालियों को छूकर आती हवा में मिल गई। एक अंत भी यहीं तक था। क्या जरूरी है हर रिश्ते को एक नाम दिया जाए? क्या जरूरी है हर रिश्ते को एक नाम दिया जाए? क्यों हर एक को बंधनों में बांध दिया जाए? उड़ने दो, बहने दो, देखो निखरेगा कैसे रूप इनका, जो इन्हें ऐसे ही आजाद किया जाए। तो अंत तक मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब वाला मेरा मंत्र याद रखिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। अगली कड़ी में फिर भेंट होगी, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।